हेलो स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, इज द जम्मू एंड कश्मीर वी सी टुडे ऑलवेज लाइक दिस? क्या आपको पता है कि 1947 से पहले कश्मीर में फार्मर्स अपनी ही लैंड के मालिक नहीं थे? हु वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन द लैंड एंड हु वाज टेकिंग द प्रॉफिट? व्हाट इफ आई टेल यू कि एक टाइम ऐसा आया जब गवर्नमेंट ने बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड से जमीन लेकर सीधे-सीधे किसानों को दे दी? डू यू थिंक दैट वाज इजी और देयर मस्ट बी अ बिग स्टोरी बिहाइंड इट? तो आज हम सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जिसमें पावर शिफ्ट है, जिसमें सोसाइटी बदली और एक ट्रेडिशनल सिस्टम से मॉडर्न जम्मू कश्मीर बना। मेरा नाम है अमरजीत शर्मा, टीचर हाई स्कूल परिहोत, जोन डोडा। और आज मैं आपको इस जर्नी पे ले जाऊंगा और बताऊंगा कि हाउ लैंड रिफॉर्म्स चेंज्ड एवरीथिंग, हाउ एजुकेशन रीच्ड द ग्रास रूट्स और कैसे एक स्टेट धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ। सो गेट रेडी, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट हिस्ट्री, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये चैप्टर क्लास 10th का है, हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर का फेज 1 समझाने जा रहा हूं, जो फेज शुरू होता है 1947 से 1965 तक। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, जो इस वीडियो का एम है बनाने का, वो यही है कि आपको 1947 से लेकर 1965 तक ये अंडरस्टैंड करवाना कि जम्मू कश्मीर का मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस वीडियो में पहला फेज हम अंडरस्टैंड करेंगे, और ये फेज जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है 1947 से 65 तक होगा, जो कवर करेगा पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सोशल कल्चरल चेंजेस जम्मू कश्मीर के अंदर क्या-क्या आई। तो कहानी शुरू होती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स प्यारे बच्चों क्या हुई? तो 30 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह अपॉइंट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। क्यों? क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसी समय जम्मू कश्मीर के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल था कि अब इस राज्य को आगे कैसे चलाना है। उस समय के राजा थे महाराजा हरि सिंह। 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके बाद 30 अक्टूबर 1947 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया और 5 मार्च 1948 को शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जून 1949 को पावर ट्रांसफर करण सिंह को हो जाती है और 1952 को करण सिंह बिकम्स फर्स्ट सदर रियासत। करण सिंह जो थे वो पहले सदर रियासत बनते हैं। आपको एक पॉइंट नोट करना है कि 1965 तक जो ये नॉमेनक्लेचर था, प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत, ये सेम रहा, लेकिन 1965 में प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में बदल दिया गया और सदर रियासत को कहा जाने लगा जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था जम्मू कश्मीर के अंदर। क्लियर? शेख अब्दुल्ला जब प्राइम मिनिस्टर बने, अब हम थोड़ा पीछे आ रहे हैं, तो उनको राज्य बदलना था। उनका एक सपना था, नया कश्मीर। इसी को कहा गया नया कश्मीर मैनिफेस्टो। इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो का मतलब क्या था? इसकी पॉलिसीज इसके अंडर था क्या कि गरीब अमीर का फर्क खत्म करना, किसानों का हक देना, सबको एजुकेशन और एक मॉडर्न सोसाइटी बनाना। और ऑब्जेक्टिव था यही मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव स्टेट को बनाना। फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कल्चरल यूनिटी। ये जितनी पॉलिसीज थी ये इनिशिएट की गई 1947 के बाद। ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो 1944 में आया था। प्यारे बच्चों, डेट लिख लेना, 1944 में आया था और इसको लाने वाले थे नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो प्यारे बच्चों,
मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के रास्ते में जो पहला स्टेप शेख अब्दुल्ला ने उठाया वो था एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स। हिस्टोरिकल डिसीजंस थे ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स होते हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड बदलाव, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया वो था 1948 में एबॉलिशन ऑफ जागीर्स, मुआफ और मुकर्ररीज। जागीर्स, मुआफ और मुकर्ररीज को एबॉलिश किया गया। ओके प्यारे बच्चों, अब था क्या, जम्मू कश्मीर में 1947 से पहले फ्यूडल सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था थी। इसमें क्या होता है, कोई भी फ्यूडल सिस्टम के अंदर लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमीन राजा की मानी जाती है और राजा कुछ खास लोगों को जमीन दे देता है। वो जो जमीन लेने वाले लोग हैं उन्हें जमींदार कहा जाता है। असली किसान सिर्फ काम करता है और फायदा जमींदार उठाता है। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने जागीर, मुआफ और मुकर्ररीज को अबॉलिश किया गया। अब प्यारे बच्चों, जागीर क्या होता है? जागीर उस समय का कॉमन सिस्टम था जिसमें राजा किसी बड़े आदमी को, जैसे नोबल हो गए, आर्मी अफसर हो गए और उनके रिलेटिव्स हो गए, उनको बहुत बड़े जमीन दे देते थे। बदले में राजा को उनकी लॉयल्टी या फिर कभी कभी टैक्स या उनकी सर्विसेज मिलती थी। तो हो गई ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की। दूसरा था मुआफ। मुआफ का मतलब होता है टैक्स फ्री। कुछ जमीन बिना टैक्स के दी जाती थी, किनको? कुछ खास लोगों को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। हो गई ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसको भी खत्म किया गया। और थर्ड था मुकर्ररीज। मुकर्ररीज थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसमें जमीन दी जाती थी परमानेंटली फिक्स रेट पे। एक बार रेंट फिक्स हो गया वो हमेशा ही रहेगा। इससे जो मचा हुआ था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो अबॉलिश किया गया। दूसरा 1948 में एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स में लाया गया टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। इस टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ने किसानों को क्या दिया प्यारे बच्चों? इस टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ने फिक्स्ड ऑफ टेन्योर दे दिया किसानों को। अब एक लैंडलॉर्ड किसी भी किसान को अपनी जमीन से आसानी से नहीं निकाल सकता है। एक किस्म की सिक्योरिटी दी गई। क्लियर हो गया? और उसके बाद 1950 में डिस्ट्रेस्ड डेप्टर्स रिलीफ एक्ट। डिस्ट्रेस डेप्टर रिलीफ एक्ट इंपॉर्टेंट कानून था। इस एक्ट के अनुसार जो किसान कर्ज में डूबा हुआ था तो ये एक्ट उसका कर्ज कम करता था, रीपेमेंट आसान बनाता था और किसान आसानी से इस डेप्ट ट्रैप से बाहर आ जाता था। और 1950 में आया हिस्टोरिकल एक एक्ट जिसे बोला गया बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट। इस एक्ट में लैंडलॉर्डिज्म खत्म किया गया। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से जमीन ले ली गई और वो जमीन बिना कंपनसेशन के ले ली गई, ये याद रखना। और लैंडलॉर्ड सिस्टम खत्म हुआ, किसान को मालिक बनाया गया और लैंड अब किसकी हो गई? टिलर्स की, किसानों की। तो ये थे एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स जो एक किस्म से पूरे जम्मू कश्मीर की जिसने हिस्ट्री को बदल दिया। और ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स प्यारे बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गए हैं। यही नहीं हुआ, इरिगेशन और एग्रीकल्चर के फील्ड में एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए, लेकिन इसके अलावा इरिगेशन और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, क्योंकि इरिगेशन पहले से जम्मू कश्मीर में अच्छा था। लेट 1940s में बहुत सारी कैनाल्स बनाई गई। उससे पहले रणबीर कैनाल, प्रताप कैनाल थी। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज मिलने लगी, ज्यादा फूड का प्रोडक्शन होने लगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ होने लगी। प्यारे बच्चों, इसके अलावा एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। जैसे 1948 में टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया। 35% बजट, प्यारे बच्चों 35% बजट एलोकेट किया गया एजुकेशन के लिए। एग्रीकल्चरल एजुकेशन कंपलसरी की गई और एक्सपेंशन हुआ एजुकेशन का। गांव गांव स्कूल कॉलेजेस खुलने लगे। या पिक्चर देख रहे हो, एक ये पिक्चर है मोबाइल स्कूल की। ये ट्राइबल लोगों के लिए थी एक पॉलिसी, जिसमें देखिए एक टीचर, मतलब मोबाइल स्कूल, चलता फिरता स्कूल है ये, कहीं पे भी बोर्ड लगा दिया और एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। एजुकेशन में ही
काम नहीं हुआ प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था, प्रोग्रेस करना था हमारी जे.एंड.के को। तो इस पीरियड में शेख अब्दुल्ला जी के पीरियड में 1947 के आगे ग्रोथ स्टार्ट हुई। 1940-50 के बीच में इंडस्ट्रियल स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड हुई। जम्मू श्रीनगर में सिल्क इंडस्ट्रीज खोली गई, वूल इंडस्ट्रीज खोली गई, और रिजल्ट ये आया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी। उसके बाद प्यारे बच्चों 1947 से अब 6 साल हो चुके थे, ये सारी डेवलपमेंट्स शेख अब्दुल्ला के टाइम पे हो चुकी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ जी क्या क्या पॉलिटिकल या क्या क्या सोशल एजुकेशनल डेवलपमेंट्स शेख अब्दुल्ला के टाइम पे हुई हैं। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस। बात है 1953 की, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और रीजन था इसका कंट्रोवर्सी ओवर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, रीजन क्या लिखोगे आप, सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्यों? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सोच बदलने लगी, उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात शुरू की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उनको थोड़ा इस चीज से अच्छा नहीं लगा। ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए चीज ठीक नहीं थी, और उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एज पर उस तरीके से मैं बता रहा हूं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट कर दिया गया, और 1953 में उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो सिस्टम शुरू होगा, जो डेवलपमेंट शुरू होगी वो बख्शी, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम पे भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई थी। ओके प्यारे बच्चों, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स आज भी याद रखे जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद बख्शी मोहम्मद, जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, उनके अंडर डेवलपमेंट शुरू हो गई। जैसे बख्शी डेवलपमेंट पॉलिसी जो पीरियड है वो 53 से 63 तक माना जाता है। इन्होंने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी, लोगों का भला कैसे हो सके, ये सब चीजों पे इन्होंने बहुत काम किया। और इसके अलावा इन्होंने स्टेट को फास्ट डेवलप करने के लिए भारत सरकार से पैसे लेने भी शुरू किए डेवलपमेंट के लिए, कि कैसे हम जम्मू कश्मीर को प्रोग्रेस की और डेवलपमेंट की रास्ते पे ले चले। और फिर शुरू हुआ मॉडर्नाइजेशन का खेल। तो जो नेक्स्ट हमारे बख्शी जो प्राइम मिनिस्टर बने, उनके टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी हुआ। जैसे मेजर डेवलपमेंट उनके टाइम पे हुआ, और जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ वो 50 और 60 के बीच में हुआ। कंस्ट्रक्शन, रोड्स की कंस्ट्रक्शन अब होने लगी, जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल्स बनने लगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनने लगे, और मेन अचीवमेंट थी बनिहाल टनल। ठीक है, कौन सी अचीवमेंट? बनिहाल टनल, जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता था, सर्दियों के टाइम में भी जोड़े हुए रखता था। इसके बाद प्यारे बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम नहीं हुआ, टूरिज्म डेवलपमेंट पे भी काम हुआ। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एक कंपेन शुरू हुआ था 1950 में, कश्मीर चलो कंपेन। इस कंपेन के तहत क्या क्या किया गया था? इस कंपेन में एयर सर्विस को इंप्रूव किया गया, हॉस्टल इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, यूथ हॉस्टल्स की कंस्ट्रक्शन हुई, और परमिट सिस्टम को एबॉलिश किया गया। इससे टूरिज्म बूम हुआ, लोगों की इनकम बढ़ने लगी। उसके बाद जो बख्शी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो 1955 में एजुकेशन पॉलिसी जो लाई वो गुलाम मोहम्मद सादिक जी ने लाई। क्लियर हुआ? इस पॉलिसी के तहत क्या किया गया? इस पॉलिसी के तहत स्कूल कॉलेजेस को बढ़ाया गया, स्कॉलरशिप्स दी गई, और मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी जम्मू कश्मीर के अंदर खोले गए। समझ आई आपको मेरी बात प्यारे बच्चों? और मोबाइल स्कूल्स भी, जो मैंने पीछे आपको कहा ना, ये मोबाइल स्कूल्स की भी काफी डेवलपमेंट हुई। जो ट्राइबल लोग घूमते थे ना, स्कूल भी उनके साथ चलते थे, ताकि हर बच्चे तक क्या पहुंचे? एजुकेशन पहुंचे। यही नहीं प्यारे बच्चों, उसके बाद कल्चर का भी विकास हुआ। क्लियर हुई मेरी बात? जैसे 1944 में पहले ही, 1947 से जो ये फेज शुरू हुआ उससे पहले ही कल्चरल फ्रंट एस्टेब्लिश हुआ। 1949 में इसका नाम कल्चरल कांग्रेस रखा गया। इसका काम था समाज में रिफॉर्म लाना, यूनिटी लाना,
और मॉडर्न थिंकिंग मतलब लोगों को साइंस की तरफ आकर्षित करना। इसके अलावा बहुत सारी कल्चरल कंट्रीब्यूशंस कहाँ पे हुई, हमारे जम्मू कश्मीर में हुई। जैसे 1950 में जागो डुग्गर, 1953 में नम्मी चेतना जैसी चीजें हमारे समाज में आई, जिनको लोग पढ़ने लगे। इनके प्रोमिनेंट राइटर्स जो हुए हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, दीनानाथ नदीम जी, अमीन कामिल, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हुए जो लिटरेचर लिखने लगे, लोगों तक समाज की बातें को पहुंचाने लगे। इसके अलावा कल्चर को बढ़ाने के लिए कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी खोले गए। जैसे 1956 में जश्न कश्मीर फेस्टिवल शुरू किया गया। याद रखना प्यारे बच्चों, जश्न कश्मीर फेस्टिवल कब शुरू हुआ, आपको लिखना 1956 में। 1958 में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस एस्टेब्लिश हुई। याद रखना प्यारे बच्चों, कब हुई, 1958 में। और इसका मेन एम था आर्ट, लिटरेचर और लैंग्वेज को प्रमोट करना। तो प्यारे बच्चों, कंक्लूजन इस फेज का ये है कि इस फेज में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई 1947 से 65 तक। मेजर अचीवमेंट्स थी एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स जो शेख अब्दुल्ला जी ने लाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, एजुकेशनल एक्सपेंशन हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट मैंने आपको समझाया। तो सीधे सीधे जम्मू कश्मीर अब बढ़ रहा था एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की। प्यारे बच्चों, लास्ट में आपको प्यारे बच्चों कम से कम इन सवालों के जवाब आने चाहिए कि जागीर्स क्या है, मुआफ क्या है, मुकर्ररीज क्या है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? कोई दो फीचर बतानी है टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट की। डिस्ट्रेस डेब्टर रिलीफ एक्ट क्या था, बिग लैंड स्टेट एबोलिशन एक्ट क्या था, लैंड टू टिलर का क्या मतलब है, एग्रीगेरियन रिफॉर्म शेख अब्दुल्ला जी ने क्या लाए, अच्छा अरेस्ट उन्हें कब किया गया, जो कल्चर के लिए चीजें हुई वो क्या हुई थी। तो आपको ये सवाल आने, इनके आंसर्स आने चाहिए। आई हो आपको ये फेज आसानी से समझ आ गया। आप इस वीडियो को देख के अपने सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं खासकर एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स में, मुआफ, ठीक है, जागीर, मुकर्ररीज, ऐसे कंसेप्ट्स में उलझ जाते हैं। तो मैंने आसान भाषा में आपके लिए ये प्रेजेंट किया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुकी हैं चीजें। Thank you for watching this video. Hello students. Students, imagine अगर किसी स्टेट का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। 1965 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर होते थे, बट टुडे वी हैव अ चीफ मिनिस्टर। व्हाई डिड दिस चेंज हैपन? कैन अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर ऑफ ए स्टेट? और एक सवाल, डेवलपमेंट सिर्फ रोड्स और इंडस्ट्री से ही होता है या लोगों की फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है? मेरा नाम है अमरजीत शर्मा, टीचर हाई स्कूल परिहोत, जोन डोडा। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस जर्नी, जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा फेज, सेकंड फेज, जो शुरू होगा 1965 से 1982 तक। क्लियर बच्चों? तो ये चैप्टर क्लास 10th का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसका पहला फेज का पहला वीडियो में बना चुका हूं। ये फेज सेकंड का वीडियो है जो आपको फेज सेकंड में अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। लेट्स स्टार्ट। सब कुछ स्टार्ट होता है 1963 से। तो ये पीरियड है 1963 और 64 के बीच का। एक इवेंट होता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। 1963 में जो हमारे पीएम थे गुलाम मोहम्मद बख्शी, वो रिजाइन कर देते हैं। और वो रिजाइन करते हैं एक प्लान के तहत जिसका नाम था कामराज प्लान। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कामराज प्लान, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बताओ बच्चों कामराज प्लान क्या था। तो गुलाम मोहम्मद बख्शी रिजाइन करते हैं कामराज प्लान के तहत। 28 फरवरी 1964 को गुलाम मोहम्मद सादिक प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, उनकी जगह पे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं गुलाम मोहम्मद सादिक। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन ये उठता है कि कामराज प्लान क्या था। तो 1963 में
K. Kamaraj introduced the Kamaraj plan. This plan aimed to strengthen the political system by sending leaders back to the people. कहने का मतलब जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको हटाया जाता है और उनको बैक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है लोगों से बातचीत करने के लिए। इसका इफेक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी पड़ा और इस कामराज प्लान के तहत गुलाम मोहम्मद बख्शी को रिजाइन करना पड़ा। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? एंड दिस इज वेयर अ न्यू फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिगन्स। क्लियर? तो इसके बाद जब ये चेंज हुआ कामराज प्लान, गुलाम मोहम्मद सादिक नए प्राइम मिनिस्टर बने, गुलाम मोहम्मद बख्शी ने रिजाइन किया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। ठीक है? तो हुआ क्या, सादिक ने जो जीएम सादिक थे ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा चेंज किया। चेंज का था प्यारे बच्चों, चेंज था 1965 ईयर में एक अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अमेंडमेंट जो था, ये इसने क्या चेंज किया, इसने टाइटल्स चेंज किए। जो प्राइम मिनिस्टर का टाइटल था उसको चेंज किया चीफ मिनिस्टर में, और जो सदर रियासत का टाइटल था उसको चेंज किया गवर्नर में। और ये एप्लीकेबल हुआ 1965 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर। सो जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता है वो कौन थे हमारे? गुलाम मोहम्मद सादिक। नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, चीफ मिनिस्टर बने, तो तब कौन हमारा चीफ मिनिस्टर पहला हुआ जम्मू कश्मीर का? तो आप कहोगे गुलाम मोहम्मद सादिक। तो ये करण सिंह जो उन पे भी अप्लाई हुआ, तो करण सिंह बने हमारे फर्स्ट गवर्नर। इससे पहले करण सिंह जो थे उन्हें कहा जाता था सदरे रियासत। क्लियर प्यारे बच्चों? तो आगे प्यारे बच्चों, गुलाम मोहम्मद सादिक प्राइम मिनिस्टर बने लास्ट, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कुछ लिबरल पॉलिसीज गुलाम मोहम्मद सादिक ने इंट्रोड्यूस की। वो पॉलिसीज थी प्रमोशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने छुड़ाया, ठीक है, सिविल जो लिबर्टीज थी उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव किया गया, ठीक है। उसके बाद पीस ब्रिगेड को हटा दिया गया, न्यूज़पेपर और जर्नल्स थे वर अलाउड टू एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियंस। इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक न्यू इरा ऑफ फ्रीडम शुरू हुआ, टॉलरेंस एंड पार्टिसिपेशन स्टार्टेड अगेन। तो यस, कैन वी से दैट डेमोक्रेसी बिकेम स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग दिस टाइम? तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों यस। इसके बाद यही नहीं हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इस पीरियड में काफी हुआ। गुलाम मोहम्मद सादिक के अंडर सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस किया गया। क्लियर बच्चों? सादिक गवर्नमेंट ने फोकस करके मॉडर्न टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की। क्लियर हुआ? तो उन्होंने इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। याद रखना IADP। इसमें क्या किया गया? हाई यील्डिंग सीड्स यूज किए गए, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स यूज की गई और मल्टी क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट आया। इसके अलावा ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उसमें भी हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट कल्टीवेशन, तो उसमें भी काफी डेवलपमेंट देखने को मिला। इसके बाद प्यारे बच्चों यही नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी इनका रोल रहा। जैसे इन्होंने नेशनलाइज किया हमारी मेजर इंडस्ट्रीज को, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स को आगे बढ़ाया। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को भी आगे बढ़ाया। उसके बाद ट्रेडिशनल आर्ट्स जो हमारे थे, पेपर माशे, बसोली पेंटिंग्स, उनकी डेवलपमेंट हुई, उनको एनकरेज किया गया। लोन्स और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च किया गया। दिस हेल्प्ड इन बूस्टिंग बोथ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए बसोली पेंटिंग्स में आपको दिखा रहा हूं, इसको डेवलप किया गया। ये हमारा लोकल आर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आर्ट है, जिसे पेपर माशे कहा जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों? अब इंडस्ट्री चलानी थी तो उसके लिए चाहिए पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या, अब मुझसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कैन इंडस्ट्रीज रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे चनेनी, अपर सिंध, सलाल वगैरह। क्लियर? इससे क्या हुआ? दिस इंश्योर्ड कंटिन्यूस पावर सप्लाई फॉर डेवलपमेंट। तो पावर आई इंडस्ट्रीज को मिली तो डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हो सकी। इसके बाद प्यारे बच्चों एजुकेशन और रिफॉर्म किए गए। एजुकेशन में भी काफी रिफॉर्म किए गए, जैसे प्यारे बच्चों टेक्स्ट बुक्स अलाइंड विद ऑल इंडिया पैटर्न,
ठीक है, ऑल इंडिया पैटर्न बुक, उस पे टेक्स्ट बुक्स लाई गई। क्लियर, वैल्यूज लाइक नेशनहुड एंड सेकुलरिज्म को प्रमोट किया गया। समझ आ रहा प्यारे बच्चों? उसके अलावा क्या होता है 1967 में, देखिए ध्यान से देखना इसको, 1967 में एक कमीशन सेट की गई अंडर डॉक्टर गजेंद्र गडकर। क्लियर हुआ? गजेंद्र गडकर के अंडर एक कमीशन हुई, कमीशन बनाई गई, जिस तो इससे क्या हुआ, इस कमीशन के अंदर क्या हुआ, ताकि रीजन और कम्युनिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। समझ आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो फोकस क्या था, इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स। उसके बाद रिजर्वेशन के बारे में भी बात की गई, सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन के बारे में बात की गई। जैसे 3 फरवरी 1969 को बैकवर्ड क्लासेस कमेटी बनाई गई, जिसके हेड थे, याद रखना, जस्टिस वजीर। 8% शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन दी गई, 42% फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड 2% फॉर लद्दाख। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ लद्दाख डेवलपमेंट कमेटी, एलडीसी, भी बनाया गया। इसके बाद होती है लीडरशिप में चेंज, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर 1971 का। 11 दिसंबर 1971 को सादिक पास्ट अवे। क्लियर प्यारे बच्चों? नेक्स्ट डे सैयद मीर कासिम बिकेम चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अब नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है। क्लियर? 12 दिसंबर 1971 को सैयद मीर कासिम चीफ मिनिस्टर बनते हैं और फिर वो उन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलते हैं। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी। क्लियर हुआ? फिर होता है एक पॉलिटिकल इवेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे कहा गया इंदिरा शेख अकॉर्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बच्चों? इंदिरा शेख अकॉर्ड 1974। इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ था शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में। क्लियर बच्चों? इससे क्या हुआ, इस अकॉर्ड के अंदर 1974 में दिस रिड्यूस पॉलिटिकल टेंशन एंड एंडर द डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। और 25 फरवरी, कब प्यारे बच्चों? 25 फरवरी 1975 को, 25 फरवरी 1975 को शेख अब्दुल्ला फिर से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और फिर फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, पीस एंड स्टेबिलिटी पे। और ये कंटिन्यू रूल करते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1982 तक। अपनी मृत्यु तक वो जम्मू कश्मीर को फिर आगे प्रोग्रेस की राह पे लेके। आफ्टर 1982 फिर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं? 1983 में उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला बिकेम चीफ मिनिस्टर। और फारूक अब्दुल्ला जो थे वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, फिर गुलाम मोहम्मद शाह फॉर्म्ड गवर्नमेंट। और होता क्या है प्यारे बच्चों कि 1986 में जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाता है। तो ये था हमारा सेकंड फेज। इसमें आपने क्या पढ़ा? इसमें आपने पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी, अमेंडमेंट वाली रिस्ट्रक्चरिंग प्यारे बच्चों, जिसमें अमेंडमेंट होके क्या हुआ था, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ था। लास्ट पीएम कौन था और वही फर्स्ट सीएम बना। करण सिंह लास्ट सदर रियासत थे, फर्स्ट गवर्नर बने। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हुआ, क्या सोशल रिफॉर्म्स हुए, एग्रीकल्चर एरिया में क्या हुआ, वगैरह वगैरह। और लास्ट में हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चनिंग। आपको कम से कम आपको ये सवाल लास्ट में, हमारा एम है कि आपको आने चाहिए कि 1965 में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई। मैंने आपको बताया कामराज प्लान, बख्शी गुलाम मोहम्मद किस प्लान के तहत रिजाइन करते हैं, कामराज प्लान क्या था। ठीक है, सिविल लिबर्टीज को प्रमोट करने के लिए गुलाम मोहम्मद सादिक क्या करते हैं, आईएडीपी के अंदर क्या प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इंदिरा शेख अकॉर्ड क्या था। आई होप आपको सेकंड फेज भी समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब थर्ड वीडियो में मैं आपको थर्ड फेज समझाऊंगा और आपको बेसिक सी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री 1947 के बाद समझ में आज तक आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर वंडर्ड what really changed in Jammu and Kashmir after 2019? Why was Article 370 removed? Was it just a political decision or the beginning of a completely new era? मेरा नाम है
अमरजीत शर्मा, टीचर हाई स्कूल परिहोत, जोन डोडा। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के थर्ड फेज की, एक ऐसा फेज जिसमें हिस्ट्री ने एक नया टर्न लिया। तो ये है चैप्टर क्लास 10th का, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और इस वीडियो के अंदर हम थर्ड फेज को डिस्कस करेंगे। पहले दो वीडियोस में हम फेज फर्स्ट फेज सेकंड को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये थर्ड फेज है जो 2019 से आज तक चला आ रहा है, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। थर्ड फेज एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड फेज एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन था। इस फेज में बड़े बड़े डिसीजन लिए गए। डेट थी 5 अगस्त 2019 को। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड आर्टिकल 370 एंड एब्रोगेटेड आर्टिकल 35A। क्लियर। नेक्स्ट डे 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होता है और इस डिसीजन को ऑफिशियल फॉर्म मिल गया। क्लियर। फिर आता है 31 अक्टूबर 2019, जब जम्मू और कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, और इस दिन जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ। इंटरेस्टिंगली ये एक फैक्ट है, याद रखना कि 31 अक्टूबर क्या था। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी भी मानी जाती है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सिर्फ एक चेंज नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। तो आर्टिकल 370 को यहां पे रिवोक किया जाता है और रीऑर्गेनाइजेशन तहत। अब मेजर बेनिफिट्स इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के क्या थे? तो नंबर 1, इक्वल राइट्स और बेनिफिट्स जो थे वो दिए गए लोगों को। 2019 जब इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन होता है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दी जाती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वो सारे बेनिफिट्स उठा पाते हैं जो दूसरे भारत के हिस्सों में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स उन बेनिफिट्स को उठाते हैं। रिजर्वेशन दी गई पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को और जो बॉर्डर एरिया के नजदीक है उनको भी। इसके अलावा इक्वल राइट्स वर गिवन टू वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकिस और गोरखास लोगों को दिए गए ये राइट्स। क्लियर हुआ, क्योंकि दीज कम्युनिटीज वर डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल राइट्स फॉर अबाउट 70 years। यही नहीं, इसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जब ये एब्रोगेट हुई चीजें, तो वुमेन्स के रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें बदली। जैसे पहले क्या होता था, अगर जम्मू कश्मीर की कोई वुमेन किसी नॉन रेजिडेंट से शादी करती थी तो वो अपनी प्रॉपर्टी राइट्स को खो देती थी। बट आफ्टर 2019 ऐसा नहीं हुआ। वुमेन गॉट इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, दे कैन बाय प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर इट टू देयर चिल्ड्रन। क्लियर हुआ, वो अब अपनी प्रॉपर्टी खुद के नाम पर ले सकती है और अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकती है। इसके अलावा इस एक्ट ने इंपॉर्टेंट लॉज अप्लाई किए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 2005 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का वो भी इंप्लीमेंट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट था वो था पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और इसे भी अब एप्लीकेबल कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, जिससे जम्मू कश्मीर के ऊपर बाकी पूरे भारत में जो लड़कियों के साथ इनजस्टिस होता है, क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, कुछ भी होता है उस उनमें उनको तुरंत से जस्टिस। यही नहीं, इसके अलावा जो और मेजर बेनिफिट्स हुए इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थे, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया। डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है बच्चों जब पावर ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है। क्लियर। 2019 के बाद 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। तो इसके तहत अक्टूबर 2019 में फर्स्ट ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC इलेक्शंस किए गए। नवंबर दिसंबर 2020 में
फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, जैसे डीडीसी। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? इसके अलावा पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज, वो इंस्टीट्यूशन जो थे, वो सारी पावर्स उनको मिली, वो सारे फंड्स उनको मिले जो पहले दूसरे रेस्ट ऑफ इंडिया में मिलते थे। क्लियर हुआ? ये है रियल डेमोक्रेसी, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये फेज कंटिन्यू चलता रहा। तो कंक्लूजन ये है प्यारे बच्चों, तो क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था, या एक ऐसा स्टेप जिसने जम्मू कश्मीर को एक नया फ्यूचर की तरफ पुश किया? 2019 के बाद का ये फेज राइट्स, इक्वालिटी, इंपावरमेंट और डेमोक्रेसी का फेज है, और शायद इसीलिए इसे कहा जा सकता है ए न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको एंड में इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। लाइक बताओ 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, तो आपने बता देना है कि 5 अगस्त को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को अमेंड किया और एब्रोकेट आर्टिकल 35A किया, मतलब रिवोक किया ये आर्टिकल्स। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब फोर्स में आया, कितनी यूनियन टेरिटरीज बनी इस एक्ट के तहत, 2019 के बाद किन कम्युनिटीज को इक्वल राइट्स मिले, वुमेन्स की क्या पोजीशन हुई, डीडीसी बीडीसी इलेक्शंस, ये सब कैसे हुआ। तो मैं थैंक यू करता हूं आपको इस वीडियो को वॉच करने के लिए। तो ये 3 वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जम्मू कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन आसानी से समझ सकते हो बच्चों। थैंक यू सो मच।